नमस्कार, गोयल एस्ट्रोलॉजी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। यह भृगुनंदी नाड़ी का पार्ट 21 है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर भृगुनंदी नाड़ी में प्रत्येक ग्रह का एक कारक होता है। हम अभी तक इसके 20 वीडियो बना चुके हैं। यदि आपने नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। हमने शुरू से लेकर यहाँ तक आपको यह समझाने का प्रयास किया है कि भृगुनंदी नाड़ी में किस प्रकार से सभी चीजें चलती हैं। अर्थात यहाँ पर वैदिक एस्ट्रोलॉजी की तरह यहाँ पर जो होती है, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यहाँ लग्न उदय नहीं होता है। यहाँ ग्रहों के कारकत्व ही विशेष महत्व रखते हैं। इसी कारण से भृगुनंदी नाड़ी में कुंडली को देखा जाना बहुत ही सरल होता है। हालांकि वैदिक एस्ट्रोलॉजी में भी सरल होता है, किंतु भृगुनंदी नाड़ी उससे कहीं अधिक सरल है। अब आज हम यहाँ मंगल की बात कर रहे हैं, मंगल या मार्स। तो मंगल ज्योतिष में साहस के कारक बताए गए हैं। इस कारण से जातक को जहां भी साहस की आवश्यकता होती है, वहां आपको मंगल की ही जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जब आपको किसी से लड़ना होगा या अपना हक मांगना होगा तो वहां आपको मंगल ही काम में आएंगे। वहां पर आपको शुक्र या गुरु या चंद्रमा जैसे ग्रह काम नहीं आएंगे। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि हर ग्रह का अपना एक कारकत्व होता है और उसी के अनुसार वह परिणाम देता है। तो यहाँ पर भी यह हुआ कि जब आपकी साहस की बात होगी तो वहाँ आपको मंगल की ही जरूरत पड़ेगी। किंतु जब कोई जातक इसका गलत फायदा उठाने लगता है और अपने बल का दुरुपयोग करते हुए दूसरे लोगों को डोमिनेट करने लगते हैं, दूसरों पर राज करने की सोचते हैं, उन्हें बिना किसी कारण से डराना या धमकाकर अपने हितों की पूर्ति करते हैं, तो इस बार इस जन्म में अब उन्हें मंगल पीड़ित अवस्था में प्राप्त होता है। फिर मंगल इमरजेंसी में किसी की मदद करने का कारक है, क्योंकि मंगल भाई के कारक भी बताए गए हैं। तो जब किसी से विवाद होते हैं तो आपका भाई ही आपकी मदद के लिए सबसे पहले आगे आता है। किंतु यदि आप किसी की त्वरित परेशानी में उसकी मदद नहीं करते हैं तो आपको मंगल इस बार नीच राशि में प्राप्त होता है और आप चाहकर भी किसी की इमरजेंसी में मदद करने में असफल ही रहेंगे। अर्थात यदि जातक प्रयास भी करे तो भी वह जातक की ओर से कोई मदद नहीं कर पाएगा। फिर राहु और मंगल की युक्ति को वैदिक एस्ट्रोलॉजी में सर्पदोष कहा जाता है, जिस कारण से जातक अपने ही कर्मों के कारण अपने उस भाव का नुकसान कर लेता है या खराब कर देता है। क्योंकि मंगल को यहाँ सेनापति कहा गया है और सेनापति की उस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत होती है जब किले पर कोई दुश्मन सेना आक्रमण कर दे। इसी कारण से इमरजेंसी में काम आने वाले डॉक्टर, नर्स, एम्बुलेंस का ड्राइवर, पुलिस आदि अपने काम को करने के लिए जब रिश्वत मांगने लग जाएं तो उनका मंगल खराब होने लगता है, क्योंकि जो इमरजेंसी सेवा में आपके काम आए वही आपका मंगल है। यहाँ मंगल साहस है और राहु छल है। तो अक्सर आप देखेंगे कि ऐसे लोग जो रिश्वत लेकर इमरजेंसी में काम पूर्ण करते हैं, उनके सूर्य व मंगल बाद में खराब होने लगते हैं और इन्हें रक्त संबंधी परेशानियां होती हैं, क्योंकि यहाँ मंगल रक्त का कारक है और रिश्वत को राहु प्रदर्शित करता है। भृगुनंदी नाड़ी में मंगल को कई सारी चीजों का कारक बताया गया है। उनमें से ही एक जो कारक बताया गया है वह जातक के मकान का, भूमि का कारक बताया गया है। जातक में जो स्किल, कुशलता जो होती है वह भी भृगुनंदी नाड़ी में मंगल से ही बताई गई है। इसके अलावा फीमेल्स या फिर स्त्री जाति में जो हस्बैंड होते हैं उन्हें भी मंगल से ही बताया गया है। साथ ही साथ ब्रदर्स या भाई जो होते हैं उन्हें भी मंगल ही बताया गया है। इसके साथ ही मंगल को वैदिक एस्ट्रोलॉजी में तीसरे भाव का कारक बताया गया है। तो आप देखिए, तीसरा भाव जो होता है वह हाथ या कंधे का होता है, जहाँ से हमारा हाथ शुरू होता है। तो मंगल जो होता है यहाँ पर भृगुनंदी नाड़ी में भी यह बताया गया है कि मंगल आपके हाथ से चलने वाली जितनी भी चीजें हैं वह सभी का कारक भी मंगल ही बताया गया है। अर्थात यदि आप एक वाद्य यंत्र बजाते हैं तो उस वाद्य यंत्र में आप
जो है कब निपुणता हासिल कर लेंगे, इस बात का पता भी आपके मंगल से चलता है। वहीं यदि आप कोई पेंटिंग करते हैं तो पेंटिंग में आप एक लोकल आर्टिस्ट हैं या फिर एक बहुत बड़े चित्रकार बनेंगे, इस बात की जानकारी भी आपका मंगल देता है। तो आज हम जो आपको बता रहे हैं वो यहाँ से नहीं बता रहे हैं कि गुरु से जो मंगल होगा वह कौन सी राशियों में होगा या कितनी दूरी पर होगा तो किस तरह से फल करेगा, बल्कि हम आपको यह बता रहे हैं कि मंगल किसी भी राशि में होगा और किसके साथ होगा तो किस तरह से फल कर रहा है। अर्थात यदि हम देखें कि किसी भी एक राशि में, किसी भी राशि में अगर मंगल के साथ शनि, शुक्र और सूर्य है तो ऐसी स्थिति में इस घर में टोटल 4 बच्चे होंगे, क्योंकि यहाँ पर शुक्र जो है वो पुत्रिका कारक है और बाकी शनि, सूर्य और मंगल तीनों ही भाई या पुरुष के कारक हैं। तो यहाँ पर हम यह कह सकते हैं कि 3 भाई होंगे और 1 बहन होगी। यहाँ हम ना मंगल का उच्च को देखेंगे, ना मंगल को नीच को देखेंगे, ना हम ये देखेंगे कि इसके त्रिकोण में कौन सी राशि है। हम ऐसा कुछ भी नहीं देख रहे हैं। हम केवल यह देख रहे हैं कि मंगल के साथ कितने ग्रह विराजमान हैं। मंगल के साथ जितने ग्रह विराजमान हैं उतनी संतानें होंगी या उतने भाई बहन यह होंगे। अब यहाँ पर हम जैसा कि देख रहे हैं कि मंगल, शनि, सूर्य और शुक्र अर्थात टोटल 4 भाई बहन हुए, किंतु यदि इसके बीच में एक राहु और आ जाता है तो क्या होगा, या केतु आ जाता है तो क्या होगा, तो ऐसी स्थिति में ये कुल 5 हो जाएंगे। अभी भी संख्या 5 हो गई है, किंतु उन दोनों ही स्थिति में यदि राहु या केतु इनके साथ होता है तो इन सभी में से एक की मृत्यु निश्चित है। आप भले ही चाहें तो सूर्य को हटा दें और सूर्य के स्थान पर आप राहु को रख दें, तो ऐसी स्थिति में ये कुल 4 भाई बहन होंगे और 4 भाई बहनों में से एक की मृत्यु हो जाएगी। तो मंगल से यहाँ भाई पता चलते हैं और बाकी जो ग्रह उसके साथ विराजमान हैं, हम ये कह सकते हैं कि उस घर में कितने बच्चे होंगे। इन सभी में एक बात का ध्यान अवश्य रखिएगा कि जब भी मंगल और शनि साथ में होते हैं, मंगल और शनि यदि साथ में होते हैं तो इसे प्रेत दोष कहा गया है वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। यहाँ पर भी यदि मंगल और शनि एक साथ होते हैं तो इसमें कहीं ना कहीं जातक या जातिका जो भी होंगी उसके अंदर एक आपराधिक टेंडेंसी अवश्य आ जाएगी, क्योंकि यहाँ शनि जो हैं वो कर्म कारक हैं और मंगल जो हैं वो शनि से शत्रुता रखते हैं। तो कहीं ना कहीं उस जातक या जातिका की टेंडेंसी में, उसमें इस तरह का यानी कि स्वभाव में कहीं ना कहीं अंतर मन में द्वंद्व इस बात को लेकर चलता रहेगा कि कार्य जो करना है वह सीधे तरीके से करना है या फिर उसे गलत तरीके से भी किया जा सकता है। यह सिर्फ भृगुनंदी नाड़ी में माना जाता है, हम इसे किसी व्यक्ति विशेष के साथ जोड़कर नहीं देख रहे हैं। अब इसी को हम दूसरी तरीके से देखें तो हम मान लेते हैं कि जो गुरु हैं वह धनु राशि में विराजमान है। जैसा कि आप सभी जानते हैं यहाँ पर जातक या जीव कारक कहा गया है। यहाँ पर हम मान लेते हैं कि धनु राशि में गुरु हैं और गुरु से चौथा भाव जो होगा वो मदर या माता का होगा। तो ऐसी स्थिति में यदि माता के सप्तम भाव में मंगल हो, माता के सप्तम भाव में अर्थात जुपिटर से 10वें भाव में मंगल हो, तो इस स्थिति में क्या होगा कि मंगल की सीधी दृष्टि माता के ऊपर पड़ रही होगी। तो अब इस स्थिति में यह होगा कि जातक का माता के प्रति यह प्रेम कम करेगा। वहीं यह भी हो सकता है कि माता का जातक के प्रति प्रेम कम हो जाए। दोनों ही स्थितियां बनेंगी क्योंकि सामने ही मंगल विराजमान है। तो आपको यह बात स्पष्ट समझ में आई कि चूंकि जीव कारक गुरु है तो गुरु से चौथा भाव उसकी माता का होगा और माता से के सप्तम भाव में यदि मंगल हो तो इस स्थिति में जो माता का अफेक्शन होगा वह जातक के प्रति और जातक का माता के प्रति, दोनों में से किसी एक का अफेक्शन या लव या प्रेम जो होगा वह कम हो जाएगा, क्योंकि मंगल विवाद का भी कारक है। इसीलिए वैदिक एस्ट्रोलॉजी में कहा जाता है कि यदि दूसरे भाव में मंगल हो तो ऐसे व्यक्ति के घर में विवाद होते रहते हैं। अब यदि इसे समझने का प्रयास करें कि मंगल और शनि किसी के इसमें एक साथ विराजमान हो, तो अभी तो हमने इनका
भाई बहन वाला रिश्ता देखा था, अब इसे शत्रुओं के हिसाब से देखते हैं। तो यहाँ मंगल जो है वो क्या कौन है, क्योंकि हमने जैसा बताया था आपको स्किल्स हैं, तो आपकी स्किल्स क्या होंगी वह भी मंगल से ही दिखाई देंगी यहाँ पर। तो ऐसी स्थिति में जो होगा जातक को, क्योंकि शनि जो है वो कर्म के कारक है, जॉब के कारक है, तो कहीं ना कहीं इन्हें, चूंकि ये दोनों आपस में शत्रुता रखते हैं, तो जातक को जो रहेगा वह परेशानियां होंगी। किसको लेकर होंगी, तो प्रोफेशन को लेकर होंगी, जॉब को लेकर होंगी, या कोई भी कार्य वह करेगा तो उसको लेकर जातक को लगातार परेशानियां झेलनी पड़ेंगी। वहीं इसके कारण जातक का जो स्वभाव होगा वह कहीं ना कहीं इरिटेटिंग पर्सनालिटी हो जाएगी, है ना, अर्थात वह कहीं ना कहीं चिड़चिड़ा स्वभाव का हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा कि जातक जो होगा वह उसके जॉब में या जो भी कार्य वो कर रहा है उसमें स्टेबिलिटी नहीं रह जाएगी, क्योंकि ये दोनों आपस में शत्रुता रखते हैं एक दूसरे से। तो यह दोनों, हम यहाँ जो बात कर रहे हैं सिर्फ जातक की कर रहे हैं, क्योंकि एक ही ग्रह जो है वह कई सारी चीजें यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है या प्रदर्शित करता है। तो अब क्या होगा कि जॉब में स्टेबिलिटी नहीं रहेगी। उसके बाद मंगल किसका कारक है, तो मंगल भूमि भवन का भी कारक है। तो होगा यह कि जातक कोई भी प्रॉपर्टी खरीदे, कोई भी संपत्ति उसे मिले, कहीं से प्राप्त हो, उसका कोई घर हो, कुछ भी हो, ऐसी कोई भी संपत्ति जो जातक के नाम से होगी या जातक को मिलनी होगी या जातक उससे बिलोंग करता होगा, वहां सभी जगह पर विवाद बने ही रहेंगे। प्रत्येक चीज जिसका कारक मंगल या शनि है उन सभी में जातक को परेशानियां भोगनी ही पड़ेंगी। भले ही जैसा कि हमने शुरुआत में बताया था कि जो हस्बैंड होते हैं फीमेल चार्ट में, जो हस्बैंड या स्त्रियों के कुंडली में जो उसका वर देखा जाता है या पति देखा जाता है, तो उसके साथ भी जातिका को परेशानी ही रहेगी, अर्थात वह भी कहीं ना कहीं उसकी भी जॉब में स्टेबिलिटी नहीं होगी, थोड़ा सा जिद्दी या फिर झगड़ालू किस्म का इंसान होगा। इन दोनों का, चूंकि ये दोनों शत्रु हैं आपस में, तो यह सभी समस्याएं इस जातक के साथ जीवन में रहेंगी। फिर भले ही जातक को स्किल्स या उसकी निपुणता दिखानी हो, तो शनि चूंकि धीमा ग्रह है, मंद गति से चलता है, तो वह उसमें भी देरी कराएगा। साथ में यदि जातक कोई प्रॉपर्टी खरीद रहा है, कोई संपत्ति खरीद रहा है, तो वहां पर भी यह होगा कि यहाँ पर भी शनि उसे धीमा कर देगा और उसके दस्तावेज नहीं बनेंगे, या फिर किसी न किसी कारण से दस्तावेज बनने के बाद उन दस्तावेजों पर हस्ताक्षर नहीं हो रहे, रजिस्ट्रेशन, इस तरह की कुछ बातें जातक के साथ होती रहेंगी। वैदिक एस्ट्रोलॉजी की तरह ही नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में भी बताया गया है कि मान लें कि मंगल जो है वह आगे है और सूर्य उसके पीछे है, तो यहाँ सूर्य को पिता का कारक बताया गया है, और चूंकि आगे मंगल है तो कहीं ना कहीं पिता के परिवार में, पिता से दूसरे भाव में, तो पिता के दूसरे भाव में, तो पिता का क्या हुआ, धन संपत्ति हुई, परिवार हुआ, तो पिता के परिवार में विवाद रहेंगे। फिर मंगल भूमि का कारक है, तो यह भी बताया गया है कि पिता के परिवार में उनकी जमीन या जो भी संपत्ति होगी उससे पिता को आय होगी, क्योंकि दूसरे भाव में है ना, तो दूसरा भाव जो होता है वो धन संपत्ति का भी होता है होंगे, अर्थात मंगल जो होंगे वो सूर्य से आगे होंगे। तो ऐसी स्थिति में जातक के पिता को संपत्ति से प्राप्त होगी, क्या प्राप्त होगी, आय प्राप्त होगी, और इस परिवार में, जिस परिवार में वह रहते होंगे, वहां विवाद चलते रहेंगे। इसी उदाहरण को यदि आप गुरु को पीछे कर दें और मंगल को आगे कर दें, तो आप कह सकते हैं कि जो जातक होगा उसे कहीं ना कहीं अपनी संपत्ति से इनकम होगी। तो यहाँ पर एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा, सूर्य से पिता को देखा जाएगा, तो सूर्य का दूसरा भाव जो होगा वह पिता का परिवार होगा, माता से दूसरा भाव जो होगा वह माता का परिवार या माता की धन संपत्ति होगी। तो गुरु से दूसरा भाव जो देखा जाएगा वह जातक की संपत्ति, धन संपत्ति या जातक का परिवार होगा। अब मंगल अगर गुरु से आगे है, एक घर आगे, तो हम कह सकते हैं कि जातक के पास संपत्ति होगी और उस संपत्ति में जो होगा उससे जातक को आय भी होगी। तो यदि आप राशियां पढ़ी हैं तो आपको यह पता ही होगा कि यहाँ पर स्त्रियों में जो है 2 ही राशियां बताई गई हैं। तुला राशि
जो है वह भी स्त्रियों के लिए है, वहीं चंद्रमा की राशि कर्क को भी स्त्रियों की ही राशि बताई गई है। तो यहाँ शुक्र की 2 राशियां हैं, तुला और वृषभ, दोनों ही स्त्रियों के लिए है। तो यदि मंगल और शनि की युक्ति वृषभ में या फिर तुला राशि में होती है तो इस स्थिति में वो जातक या जातिका जो भी होगी उसकी सिस्टर या उसकी बहन के घर में परेशानियां बनी ही रहेंगी। वहीं यदि यह चंद्रमा के घर में मतलब कर्क राशि में यह युक्ति बनी हुई है तो ऐसी स्थिति में माता के घर में परेशानियां बनी ही रहेंगी। उसके बाद यदि यह सिंह राशि में यह युक्ति बनती है तो पिता के घर में यह परेशानियां बनी ही रहेंगी। अर्थात मंगल और शनि जहां पर भी जिस भी राशि में होंगे आप उस राशि को देखकर कह सकते हैं कि यदि जातक या जातिका की कोई बहन है तुला राशि में बन रहा है या वृषभ राशि में बन रहा है तो आप कह सकते हैं जातक या जातिका की जो भी बहन है उसके घर में परेशानी है। या फिर यह जातक है तो फिर आप कह सकते हैं कि पत्नी के घर में भी परेशानी बनी होगी। वहीं यदि यह सिंह राशि में है तो आप कह सकते हैं कि यह जातक के पिता के परिवार में परेशानी बनी हुई है। फिर यदि यह कर्क राशि में बन रही है तो आप इसे कह सकते हैं कि भाई माता के परिवार में यह परेशानी बनी हुई है। फिर माता को और माता के घर को देखने के लिए कई सारे मेथड्स दिए हुए हैं, जैसे कि आप जो गुरु है गुरु से चौथा भाव देख लें तो भी आप यहाँ से भी आप माता को देख पाएंगे। उसके बाद आप कर्क राशि से भी माता को देखते हैं, आप चंद्रमा से भी माता को देख सकते हैं। इसके अलावा आप कर्क राशि से चौथे भाव में देखें तो आपको माता की खुशी काय में है वह भी दिखाई देगी। गुरु से चौथा भाव जो माता का है आप वहां से भी चौथा भाव देख लें तो वहां से भी माता की खुशी आपको दिखाई देगी। इस तरह से आप माता को अन्य अलग अलग स्थानों से देख सकते हैं। इसी प्रकार से जब आप छोटे भाई को देखते हैं तो गुरु से तीसरे भाव में जाते हैं तो यहाँ से छोटा भाई देखा जाता है और गुरु से 11वें भाव में जब जाते हैं तो वहां से बड़ा भाई देखा जाता है। तो अब अगर हमको यह पता करना है कि इसके कितने छोटे भाई हैं तो हम गुरु से तीसरे भाव में जाएंगे तो वहाँ पहला छोटा भाई मिलेगा। फिर वहां से तीसरे भाव में जाएंगे तो वहाँ दूसरा छोटा भाई मिलेगा। इसी तरह से हम यह देखना चाहते हैं कि इसके कितने बड़े भाई बहन होंगे तो हम पहले भी आपको ये बता चुके हैं प्रॉमिसेस में कि जो गुरु के पहले हैं, गुरु से पीछे रह गए हैं, वह सारे उसके बड़े भाई या बहन होंगे। आप फिर भी यदि देखना चाहें तो गुरु से 11वें भाव में हम उसके बड़े भाई को देखते हैं और फिर उससे 11वें भाव में जो वापस हम देखेंगे तो फिर वो जो यंगर ब्रदर जो है या जो बड़ा ब्रदर है जो हम गुरु से 11वें भाव में देख रहे हैं उससे 11वें भाव में जाएंगे तो उससे बड़ा ब्रदर आप देख सकेंगे, भाई या बहन आप देख सकेंगे बड़ी आसानी से। तो इस तरह से आप जो है एक ही भाव को, एक ही राशि को, एक ही ग्रहों को कई बार इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप यहाँ देखिए कि यदि सूर्य से जो है वो मेन रोड भी देखा जाता है, सूर्य से मंदिर भी देखा जाता है, तो मान लेते हैं कि सूर्य जो है वो मीन राशि में है ना, और उससे एक घर छोड़कर दूसरे घर में मंगल है। तो मंगल यहाँ पर जो है वो घर का कारक भी बताया गया है, भूमि भवन का कारक बताया गया है। तो हम देखते हैं कि हम यह कह सकते हैं कि जातक का जो घर होगा वह मेन रोड से एक गली छोड़कर होगा। पहले सूर्य है और उसके जस्ट बाद वाली राशि में जो है वो मंगल है। तो हम यह भी कह सकते हैं कि जातक का जो घर होगा उसके पीछे एक मंदिर होगा। अर्थात आप देखिए एक ही ग्रह को आप कितने अलग अलग तरीके से उपयोग कर सकते हैं। अब इसी को हम इस तरह से देखें कि मीन राशि में सूर्य है, मेष राशि में यहाँ गुरु है और उसके जस्ट आगे जो है वो मंगल है। देखिए राशियां कोई भी हो सकती हैं, यहाँ राशियों का कोई वो नहीं है, हम केवल आपको यह बता रहे हैं कि किस तरह से एक सीक्वेंस में होने पर चीजें बदल जाएंगी। तो अब यहाँ जो गुरु हैं उससे क्या देखा जाता है, स्कूल देखा जाता है, विद्यालय देखा जाता है।
तो हम यह कह सकते हैं कि जातक के घर के पीछे स्कूल और मंदिर दोनों ही होंगे। इसी प्रकार यदि आप किसी महिला का चार्ट देख रहे हैं या किसी ऐसी स्त्री का चार्ट देख रहे हैं जिनकी की विवाह की बात हो रही है, तो आप उसके लिए भी कह सकते हैं कि इसकी विवाह जिस भी जातक के साथ होगा उसके घर के पीछे पहले स्कूल और बाद में एक मंदिर अवश्य होना चाहिए। और अब मान लेते हैं कि यहीं पर मंगल के जस्ट सामने जो है वो गुरु हो, तो आप कह सकते हैं कि उसके मकान के सामने जो होगा स्कूल होगा। और यदि यहीं पर सूर्य हो तो आप कह सकते हैं कि उस जातक के घर के ठीक सामने एक मंदिर, माफी चाहेंगे, हाँ मंदिर ही होगा। तो आप कह सकते हैं कि उस जातक के सामने घर के ठीक सामने एक मंदिर होगा। यदि यहीं पर हम मंगल के जस्ट आगे हम वीनस को रखते हैं तो आप कह सकते हैं कि इसके जातक के घर के ठीक सामने या आगे एक मेडिकल शॉप होगी, या फिर एक हॉस्पिटल हो सकता है, या फिर बैंक या एटीएम भी हो सकता है। एक बात अवश्य याद रखिएगा कि सूर्य जहां पर भी होगा वही मुख्य मार्ग होगा। उसके बाद जितने भी घर आप आगे, जितने भी भाव या जितनी भी राशियां आप आगे छोड़ते चले जा रहे हैं वह सभी लेन होंगी अलग अलग। तो अगर बीच में जो जो ग्रह आ रहे हैं आप उनकी कारक इस्तेमाल कर सकते हैं। सूर्य जहां भी होगा वह मुख्य सड़क ही मानी जाएगी। अगर बीच में गुरु आ रहा है तो आप कह सकते हैं मुख्य सड़क से इतनी लेन बाद जो है वह एक स्कूल है। फिर यदि मरकरी आ रहा है या बुध आ रहा है तो आप कह सकते हैं यहाँ शॉप्स या दुकानें हैं। वीनस आ रहा है तो वीनस के लिए अलग अलग सिग्निफिकेशंस हैं, जैसे कि आप बता सकते हैं कि यहाँ पर कोई एटीएम हो सकता है, कोई दवाई की दुकान या हॉस्पिटल हो सकता है। और उसके बाद यदि मार्स पहुंच रहा है या मंगल पहुंच रहा है तो मंगल जो है वो घर का कारक बताया गया है, तो उसके बाद मंगल होगा। तो आप यह कह सकते हैं कि इतनी दूरी पर जो है ये चीज है और उसके बाद जो है वो जातक का घर होगा। और वहीं यदि कोई मंगल के बाद जो ग्रह आ रहे हैं और या उसके सामने आ रहे हैं तो आप कह सकते हैं कि इसके घर के ठीक सामने ये चीज हो सकती है। तो सभी हम यहाँ पर जो यूज करेंगे वह ग्रहों के कारक यूज करेंगे। और यदि इसमें सामने राहु हो तो आप कह सकते हैं जातक के घर के सामने जो होगा, अब यह राहु आगे या पीछे कहीं भी हो सकता है, अर्थात यदि मंगल के पीछे है तो आप कह सकते हैं कि जातक के घर के पीछे, और यदि उसके ठीक अपोजिट है या फिर आगे है तो आप कह सकते हैं जातक के घर के आगे। और यदि मंगल के ठीक सामने है तो आप कह सकते हैं कि जातक के घर के सामने। जातक के घर के सामने एक पुरानी बिल्डिंग होगी जिसकी दक्षिण दिशा में एक दरार पड़ी होगी, दक्षिण दिशा की दीवार में दरार पड़ी हुई होगी। वास्तविकता में हमारे पास इतना समय नहीं होता कि हम ज़्यादा अधिक बता पाएं, क्योंकि यहाँ पर मंगल के विषय में कई सारे कारक हैं, कई सारे उदाहरण हैं। आप एक ही ग्रह से हजारों चीज़ों को देख सकते हैं यहाँ पर। और यदि यहाँ पर केतु हो आगे, मंगल के आगे, तो हम कह सकते हैं कि घर ऐसे स्थान पर होगा जहाँ पर डेड एंड होगा, अर्थात वह उस लेन या जगह का अंतिम घर होगा और उसके बाद बाउंड्री वॉल बनी होगी। अब यदि यहीं पर हम देखें कि मीन राशि में यह मंगल है तो इस स्थिति में आप कह सकते हैं कि वो जो घर होगा वह 2 मंजिला होगा। वहीं यदि यह धनु राशि में है तो आप कह सकते हैं कि जो मकान होगा जातक का वह 1 से अधिक मंजिला होगा, अर्थात वह 3 मंजिला भी हो सकता है। वहीं यदि यह मिथुन राशि में है मंगल तो आप कह सकते हैं कि ऐसी स्थिति में जातक का जो घर होगा वह ऐसे प्लॉट्स पर बना होगा जो 2 अलग अलग प्लॉट होंगे और उन्हें जोड़कर बनाया गया होगा। वहीं यदि यह कन्या राशि में होता है तो उसमें भी यही सेम चीज होगी, जिसमें 2 अलग अलग प्लाटों को या भूमियों को जोड़कर वह एक मकान बनाया गया होगा। वहीं यदि ऐसा हो कि शुक्र और मंगल दोनों परिवर्तन में हो, दोनों राशि परिवर्तन कर रखा हो दोनों ने एक दूसरे के साथ, जिसमें कि दोनों आगे पीछे हों, मतलब जैसे कि मेष राशि में यहाँ पर शुक्र हो जाए और वृषभ राशि में यहाँ पर मंगल हो, उसी तरह से
तुला राशि में वहाँ पर मंगल हो और यहाँ पर वृश्चिक राशि में शुक्र हो, तो ऐसी स्थिति में यह होगा कि विवाह के बाद जातक को बहुत उन्नति होगी और जातक कहीं ना कहीं जो होगा, जातक को धन की कमी महसूस ही नहीं होगी। हालांकि यह सब भृगुनंदी नाड़ी में बताया अवश्य गया है, किंतु वर्तमान में स्थिति यह हो गई है कि जातक के पास जितना भी धन हो उसे कम ही लगता है, क्योंकि आज आप देखिए कि 1000 और 500 करोड़ की बातें तो ऐसी होती हैं जैसे 1500 रुपए की बातें हो रही हों, तो और मैरिज के बाद ग्रो करेगा। अब यहाँ पर भृगुनंदी नाड़ी में राहु और केतु के जो काल सर्प योग होते हैं, अर्थात राहु और केतु के बीच में सारे ग्रह हों किंतु मंगल और शनि यहाँ से बाहर हो जाएं, तो ऐसी स्थिति में जातक अपना जीवन सुख से जीता है। अर्थात क्योंकि यहाँ पर बताया है कि सिर्फ मंगल और शनि ही सबसे ज़्यादा परेशानियां जीवन में देते हैं, तो यदि वह दोनों के दोनों ही इस सर्कल या इस योग से बाहर हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में सिर्फ जातक के पास खुशियां ही बचती हैं। पहले भी आपको बता चुके हैं कि राहु और केतु मिलकर जो होता है वह परिवार बनाते हैं। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में भी यही होता है। यदि आपके राहु और केतु मृत हो जाएं, तो आप लगातार परिवार से दूर होते चले जाते हैं। तो यहाँ पर भी यही बता रहे हैं ये कि यदि आपके राहु और केतु के जो हैं इनके बीच में से यदि सारे ग्रह हों और सिर्फ मंगल और शनि बाहर हो जाएं, तो इस स्थिति में होता यह है कि जातक सुखी से अपना जीवन बिताता है। हालांकि यह विषय बहुत लंबा है और यह वीडियो लंबा होता चले जा रहा है इस विषय के कारण, तो हम प्रयास करेंगे कि आपको और भी आगे और दूसरे वीडियोस लाएं और आपको बताएं कि किस तरह से यहाँ पर नाड़ी ज्योतिष काम कर रहा है। आज हमने आपको बताया कुछ ऐसे हिडन ट्रुथ जो कि कहीं भी नहीं लिखे हैं। इन ट्रुथ उनको आप जो है वह अपनी कुंडलियों पर इस्तेमाल करके देखिए।